नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है राजन तिवारी। आज हम लोग कुटुंबा विधानसभा जो कि औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है उसका कैलकुलेशन देखेंगे कि जीत और हार जो है किस तरफ जा सकती है, रुझान क्या है और पिछले 3 इलेक्शन का क्या जो है जनमत रहा है, किसके तरफ ज़्यादा जो है झुकाव रहा है। तो तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, मुद्दों पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए 2020 का पहले हम लोग देखते हैं तो 2020 में कांग्रेस से थे राजेश राम, अभी जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके पिताजी जो हैं 2 बार के मंत्री, एक बार चंद्रशेखर सिंह के समय में और एक बार भागवत झा के समय में मंत्री रहे, 2 बार विधायक भी रहे। तो दिलकेश्वर राम जो है काफ़ी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉपुलर नेता रहे कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से। ये पहले देव विधानसभा, देव कुटुंबा के नाम से जाना जाता था। तो पिछले बार जो है वो राजेश राम कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है एनडीए की तरफ से वो लड़ रही थी। इसके उम्मीदवार थे श्रवण भुइयां। इंडिपेंडेंट थे ललन राम जो कि 2010 में एक बार विधायक भी चुने गए थे जदयू से। एलजेपी से थे सरुण पासवान और बीएसपी से थे कृष्णा राम। ये मतलब कुल मिला के 5 कैंडिडेट थे जो मुख्य रूप से लड़ रहे थे। देखिए इस पर हम लोग बात करेंगे 2020 के चुनाव पे। उससे पहले कि कितना किसको वोट आया, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुटुंबा विधानसभा का क्या है जातिवार जो है संख्या, उस पर हम लोग पहले नज़र डालते हैं। देखिए सबसे बड़ी जो आबादी है यहाँ पे वो है राजपूत समाज की, लगभग 54 से 55 हजार वोट यहाँ पर है। इसके बाद में भुइयां है 30,000। कोयरी और राजपूत में कोयरी जो है दूसरे नंबर पे हैं 42,000 मतों के साथ में, जिसको कुशवाहा भी बोलते हैं। पासवान है 20,000, मतलब मत की मैं बात कर रहा हूँ। रविदास का वोट बैंक है 25,000। मुस्लिम लगभग 10,000, यादव लगभग 12,000, ब्राह्मण लगभग 7,000, भूमिहार लगभग 10,000। कहार का वोट का बात करें तो लगभग 9 से 10,000। और वैश्य समाज जिसमें कानू, तेली और सोनार सारे मिला के जो हैं लगभग 22,000 हैं। तो इस तरह से यहाँ का जो है जातिवार विश्लेषण है। अब जो है अगर 2020 के तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो 2020 में राजेश राम को 50,822 मत मिला था, यानी कि जो जितना वोट पड़ा था उसका लगभग 36% मत मिला था और ये महागठबंधन के प्रत्याशी थे। श्रवण भुइयां जो कि हम से प्रत्याशी थे और एनडीए के प्रत्याशी थे, उनको मिला था 34,169 वोट, यानी कि लगभग 24% वोट। और इंडिपेंडेंट ललन राम खड़े थे, इनको राजपूत समाज का जो है बैकिंग भी था, तो इनको मिला था 20,433 वोट, यानी कि लगभग 15% वोट। अब यदि इसमें देखिएगा तो 16,000 वोट से लगभग जीत गए थे राजेश राम, लेकिन चूंकि चुनाव जो है त्रिकोणीय हो गया था, इसके वजह से ऐसा हुआ था। यदि उसके पहले के थोड़ा सा चुनाव पे प्रकाश डाला जाए तो 2015 में राजेश राम 51,000 और संतोष सुमन जो कि मांझी जी के पुत्र हैं, जीतन राम मांझी के, इनको हमसे ही टिकट मिला था 41,205, 34% मत आया था। सुरेश पासवान इंडिपेंडेंट खड़े थे तो 6,000। और 2010 पे अगर थोड़ा सा दृष्टि डाला जाए चुनाव पे तो लगभग 42,559, मतलब लगभग 45.54% वोट आया था जदयू को। ललन राम प्रत्याशी थे और जीते भी थे। और उसी समय आईएनसी से, कांग्रेस से लड़ रहे थे, इनको राजेश राम को 8,477 वोट आया था, लगभग 9%। तो आप ये मान लीजिए कि 9-10% कांग्रेस का अकेले वोट था। और आरजेडी से थे सुरेश पासवान, इनको 30% मत मिला था। तो 30 और 10 आईएनसी का जोड़ लीजिए तो लगभग 40% वोट मिल सकता है। लेकिन ये इसमें जो है और थोड़ा सा 5% कीजिए तो 35-36% वोट जो है मिला, जो 2020 में भी राजेश राम को मिला महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। अब देखिए कुटुंबा विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं इस बार के, तो एक तो राजेश राम है जो कांग्रेस के अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं।
अब काफ़ी कद जो है बढ़ गया है। हालांकि ओबरा विधानसभा में इनका जो है अपना घर है, पटना में भी घर है, औरंगाबाद में भी है। अब इनके पिताजी का अच्छा छवि था, साफ सुथरा छवि था। ये जो है अब सीधे राहुल गांधी के साथ में भी उठते बैठते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में उठते बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी नेता की जो है छवि इनकी बन चुकी है। लेकिन इस बार जो है हमने ललन राम को उतारा है, जो अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन भी रहे। और ललन राम के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुटुंबा के बेटे हैं, मतलब इनका जो गृह है वो कुटुंबा विधानसभा में ही पड़ता है, गांव जो है। अब स्थिति ये बन रही है कि पिछले बार यदि एनडीए का अगर इंटैक्ट वोट देखिएगा, जैसे हम और अगर एलजेपी को मिला लीजिए और ललन राम तीनों को, तो ये वोट पहुंच जाता है 34 और 20, 54 और 11, लगभग 65,000। और वोट कितना आया था राजेश राम को पिछली बार? तो 50,000, 51,000, तो लगभग 14,000 का गैप दिख रहा है कमोबेश। बीएसपी भी तीनों चुनाव में लड़ी है, तो लगभग उसका 4-4,500 वोट आता है हमेशा, 3500 से 4500 के बीच में। तो बीएसपी इस बार भी लड़ेगी, तो लगभग उतना वोट बैंक है उसका, तो उतना बना रहेगा, उसमें बढ़ोतरी तो होने का चांस कम है। लेकिन एक नया पार्टी आया है जनसुराज, ये जो है पासवान उम्मीदवार अपना दिया है, रामबली पासवान। पिछली बार जो है एलजेपी से भी उम्मीदवार पासवान समाज के ही व्यक्ति को दिया गया था, सरुण पासवान को। सरुण पासवान ने 12,000 मत पाया था। तो कुल मिला के ये है कि अगर पासवान समुदाय का कोई आदमी खड़ा होता है, तो चूंकि इनका 20,000 वोट है, तो 12,000 के आसपास में पड़ता होगा। तो पासवान का अगर पूरा वोट अगर चला जाए, तो हो सकता है कि जनसुराज 12,000 वोट से स्टार्ट करे। ये कमोबेश स्थिति है। अब इसमें ये एक और स्थिति बन रहा है कि कुछ युवा लोग का भी वोट जनसुराज को जाएगा, तो मिला जुला के 14-15,000 वोट पा सकती है जनसुराज, पासवान प्लस और बिरादरी का लेके। लेकिन फिर भी जो है एनडीए का खेल तो नहीं बिगड़ता हुआ दिख रहा है, यदि ललन पासवान का बात करें। अब ललन राम का बात करें। अब ललन राम का कैरेक्टर ऐसा है कि सबका पैर छूते हैं। राजेश राम जो है कहे जाते हैं पढ़े लिखे हैं, काफ़ी शिक्षित हैं, पैर नहीं छूते हैं सबका। छोटे लोगों का तो पैर नहीं छूते हैं, अपने से उम्र में छोटे लोगों का। ललन राम का है कि छोटे उम्र का भी है तो उसको भी पैर छुएंगे, तो पैर छूने वाले नेता है। और बिहार में तो शायद इनसे ज़्यादा कोई पैर नहीं छूता होगा कोई विधानसभा का प्रत्याशी। तो मतलब ये पैर छूते रहते हैं, चरण स्पर्श करते रहते हैं, दंडवत भी कर देते हैं जरूरी पड़ने पर। और पहले जिला पार्षद रहे, विधायक भी रहे, अनुसूचित जाति के चेयरमैन भी रहे, और क्षेत्र भ्रमण भी करते रहते हैं। कुछ मुद्दे हो जाते हैं तो पहुंच भी जाते हैं, तो मतलब क्षेत्र में सक्रिय हैं कुल मिलाकर। लेकिन राजेश राम का ये छवि नहीं है। राजेश राम जो है बड़े कद्दावर नेता अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और है भी। अब कांग्रेस का अगर जिलाध्यक्ष, कांग्रेस का अगर प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, तो भाई कद्दावर नेता तो माना ही जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा मुद्दा देख लेते हैं कि मुद्दा क्या है, फिर और बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक यहाँ से बटाने नदी गुजरती है। राइट बटाने का जो बहाव क्षेत्र है, उसके राइट साइड में एक नहर निकाला गया 1975 में, जिसको राइट बटाने नहर के नाम से जाना जाता है। अब नहर निकली, थोड़ी सी दूर जो है खुदाई हुई, इसके बाद में लगभग 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो ऐसे कंकड़ीला और पथरीला एरिया आ गया, जहाँ मशीन की ज़रूरत थी। और मशीन मिला नहीं, तो ये नहर का खुदाई जो है ऐसे ही पड़ा रहा। और ये 1975 से ही विधानसभा चुनाव का मुद्दा है, और अभी तक बहुत जो है साफ नहीं हो पाया है। मतलब ये कार्य जो है पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इस पर जो है हमेशा जो है बातचीत होते रहती है। अब ये जो मुद्दा है, जिसको बोलते हैं हरियाही डैम, बोलते हैं राइट बटाने इशू, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग 100 से ऊपर गांव प्रभावित है कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा है, अभी एक्सप्रेसवे वगैरह में और बियाडा ने भी जमीन लिया, उसका भूमि मुआवजा जो है, बहुत सारे गांव प्रभावित हैं, तो भूमि मुआवजा जो है सही नहीं मिल पा रहा है। और इस पे स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजेश राम ने जिसको टेंडर मिला जिस कंपनी के साथ, उसके साथ में साठगांठ इन्होंने कर लिया। और जब किसान बोलने गए, पूछने गए कि भाई आप विधानसभा में उठाइए, चूंकि बगल के विधायक हैं नवीनगर के डब्लू सिंह,
उन्होंने भूमि मुआवजा और एक्सप्रेसवे का जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठाया, लेकिन राजेश राम जो हैं इन्होंने कहीं नहीं उठाया। तो इन पर आरोप किसान लगाते हैं कि ये जो है कंपनी के साथ में मिले हुए हैं, कंपनी की दलाली खाते हैं, ऐसा आरोप है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसान कहते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं। तो एक ये भी मुद्दा है। एक और मुद्दा है यहाँ का बहुत बड़ा, भूत जो अभी सुधार हो रहा है, भूमि सुधार, उसमें धोखाधड़ी हुआ है, बहुत सारे लोगों के पैसे लिए गए और काम भी नहीं हुआ। तो लोग जो है नाराज हैं, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया राजेश राम को, लेकिन राजेश राम ने इस पर कोई जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये तो अब खुद भी इजी रहते हैं, पूरा कांग्रेस को संभालना है तो भैया अपना थोड़े विधानसभा में ये देखेंगे सब कुछ। तो लोग जो हैं लगा चुके हैं, लेकिन हुआ नहीं। एक और मुद्दा है NH-39 का चौड़ीकरण का, जिसको राजेश राम नहीं उठाए। अब NH-39 का ये क्यों मुद्दा है, क्योंकि इस पर जो है लगातार हरिहरगंज से लेकर औरंगाबाद के बीच में ये जो सड़क है, ये तो पटना तक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है जो इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आए दिन मौत होते रहती है, चूँकि सड़क चौड़ी नहीं है। और इस साइड से जहाँ पे ये स्थित है, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का, चूँकि बहुत सारा जो है गांव जो है एकदम बॉर्डर वाला गांव है झारखंड बॉर्डर के साथ में, तो एक मुद्दा है। अब बात किया जाए ललन राम और राजेश कुमार जो मुख्य प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के, उनके ऊपर में, उससे पहले जनसुराज के ऊपर में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो जो महाबली पासवान जिनको टिकट मिला है, ये जो है कहा जा रहा है कि इनको टिकट देने में, चूंकि ये बहुत नज़दीक रहे हैं निखिल कुमार सिंह के, और निखिल कुमार सिंह कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता है। इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे बिहार के, सत्येंद्र नारायण सिंह। इनके दादाजी भी आप जानते ही हैं, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। तो इनके बारे में ये कहा गया कि इनको जो है जब राहुल गांधी आए तो इनको पूछा नहीं गया, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस से इनको दरकिनार किया गया। इस बार तो राजद चुनाव भी लड़ी लोकसभा में, औरंगाबाद लोकसभा से। तो ये जो दरकिनार किए गए, तो रामबली पासवान जो है इनके पास पहुंचे, बोले कि भैया हमको टिकट दिला दीजिए जनसुराज से। अब आप कहिएगा कि जनसुराज में इनका क्या संबंध है। तो इनके जो साला हैं, इनके सिंह और उदय सिंह, मतलब इनके शाला हैं। तो उदय सिंह जो हैं वो जनसुराज के अध्यक्ष हैं। तो कॉल वॉल लगाए हैं, ऐसा पता चला। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो महाबली पासवान ही जानते होंगे। तो महाबली पासवान जो है वो अरेंजमेंट करवाए, और इस पे जनसुराज के और भी प्रत्याशी थे, 2-3 लोग दौड़ रहे थे। एक सुबोध पासवान भी थे और एक राम भी थे, कई लोग थे, 7-8 दावेदार थे। तो उनको टिकट नहीं मिला और महाबली पासवान को मिल गया। तो एक जो निखिल सिंह के कुनबा वाला, उदय सिंह का कुनबा वाला जो वोट बैंक सक्रिय होगा, उस जिसमें राजपूत समाज का वोट बैंक होगा, वो आएगा महाबली पासवान की तरफ में। तो पासवान का वोट और आप समझ लीजिए कि वो वोट दोनों, तो पासवान का वोट कुछ टूट के हो सकता है, एनडीए में भी जाए, पूरा तो इंटैक्ट वोट नहीं आएगा। तो लगभग 10 से 12 हज़ार वोट आ सकता है जनसुराज को। तो कमोबेश स्थिति पुराना वाला ही बना रहेगा, माने एलजेपी का जो स्थिति था 12,000 वोट आया था वो। लेकिन हम और जो पिछले बार ललन राम का वोट आया था, इसको अगर मिला दिया जाए तो ये वोट प्रतिशत हो जाता है लगभग 38-39%, और पिछले बार कांग्रेस को आया था 36% वोट, यानी कि 2-2.5% का गैप दिख रहा है यहाँ पे। अब कुल मिला के मामला ये है कि जो मुद्दे हैं और जिस तरीके से 2 टर्म से रह चुके हैं विधायक यहाँ से राजेश राम, तो राजेश राम के लिए रास्ता आसान नहीं है। और राजेश राम के खिलाफ में, राजेश राम के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पे है, क्योंकि कहा जाता है कि ये किसी का काम नहीं करते हैं। कहा यह भी जाता है कि भाई ये जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको नहीं उठाते हैं विधानसभा में। जैसे मैंने भूमि अधिग्रहण का मुद्दा बताया, उसमें बहुत सारा बकास्त भूमि का मुआवजा का मामला था जिसको इन्होंने नहीं उठाया। तो लोग प्रभावित हैं और लोगों की जो है सुनवाई नहीं हो रही है, और इसी कारण से लोग दुखी हैं। और ललन राम, अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें ललन राम सक्रिय थे, कॉल उन्होंने किया, उस गांव में गए जहां कुछ घटनाएं हुई, तो पीड़ित परिवार से मिले। तो राजेश राम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ललन राम जो है
अगर जनसुराज लड़ भी रही है मजबूती से, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि ललन राम यहाँ से बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और पिछली बार यानी कि 2015 और 20 में अगर इनका टिकट कटता। अब ललन राम के साथ में एक और चीज़ है कि ये नीतीश कुमार के एक बार विरोधी भी हो गए थे। 2016 में जब शराबबंदी हुआ तो इनको जो है गिरफ्तार किया गया था, बगल में ही हरिहरगंज पड़ता है झारखंड बॉर्डर से, और ये कहा गया कि वहाँ पर ये शराब का सेवन कर रहे थे और नीतीश कुमार के विरुद्ध इन्होंने शराबबंदी को लेके अनाप शनाप भी बोला था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने इनका 2020 में भी टिकट उड़वाया, नहीं दिया। तो लेकिन इसके बावजूद ललन राम की जो एक छवि है वो एकदम से पैर में झुकने वाला है। और इनका जो अपना समाज है भुइया समाज, इसका वोट भी है 30,000 के आसपास में, तो ये भी इंटैक्ट वोट इनको मिलेगा। हो सकता है कि अब हम के टिकट पे लड़ रहे हैं तो इसका वोट तो भुइया समाज का वोट तो कटेगा नहीं, 17-18 हजार वोट तो इनका ऐसे है। तो कुल जो है कमोबेश स्थिति ये है कि 5 से 10 हजार वोट का गैप रह सकता है राजेश राम और ललन राम के बीच में। और इसीलिए भी ये वोट बैंक रहेगा, चूंकि वोट गैप रहेगा, चूंकि यहाँ पर जो MY समीकरण जो कि महागठबंधन के मुख्य जो वोटर हैं उनकी संख्या जो है यादवों की मान लीजिए 12,000, मुस्लिम की मान लीजिए 10-11 हजार, तो 22-23 हजार ही है। तो ये बहुत प्रभावशाली वोट नहीं है इस विधानसभा में। उस हिसाब से यहाँ पर जो है महागठबंधन ललन राम के खिलाफ में पूरी अगर ताकत भी लगा दे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। और राजेश राम से ये भी कहा जा रहा है कि राजद के लोग बहुत नाराज हैं, यादव समाज नाराज है। हालांकि तभी भी तेजस्वी के नाम पे यादव समाज का तो वोट राजेश राम को पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि कुछ वोट तो है जो टूटेगा, चूंकि 100% तो किसी भी जाति समूह का किसी भी पार्टी में वोट नहीं पड़ता है। इवन ब्राह्मण का ही वोट नहीं पड़ता 100% बीजेपी के साथ में, तो आप समझ लीजिए। तो भूमिहार भी 10,000 हैं, ब्राह्मण भी 7,000 हैं। तो ये सारा जो वोट है फॉरवर्ड कास्ट का भी वोट, इसमें से बड़ा सेगमेंट जो है वो जाएगा ललन राम के तरफ में। और ललन राम का जो व्यवहार है उसके कारण जाएगा, उनका जो अपना सामाजिक जो ताना बाना है उसके कारण जाएगा। देखिए एक और मुद्दा है यहाँ पे बहुत बड़ा रहा है मंडल डैम का, चूंकि ये जो एरिया है पूरा सिंचित क्षेत्र है उत्तर कोयल नहर का, और उत्तर कोयल नहर में जो कामकाज जो अभी चल रहा है ये जो है बहुत धीमा है। और मंडल डैम पे गेट नहीं लगा। इसका जो बराज है मोहम्मदगंज में उस पर कुछ काम करवाया है स्थानीय सांसद ने, पहले जो रहे सुशील सिंह, लेकिन वो काम कराने से क्या होगा, मतलब आप जो है एक बैरिकेड लगा के पानी को मोड़ रहे हैं, लेकिन जो रबी फसल जो लगता है, जो बोल सकते हैं कि जो गेहूं वाली फसल है उसमें तो पानी नहीं मिल पा रहा है ना, उसके लिए तो स्टोरेज नहीं है। आपने तो सिर्फ नलका लगा दिया जिससे पानी आ रहा है। तो बहुत बड़ा ये भी मुद्दा रहा है जिस पे काम नहीं हुआ है। रबी फसल में जो है जितना मिलना चाहिए था पानी वो नहीं मिल पाता है। तो ये मुद्दे हैं, ये जातिगत आंकड़े हैं, और ये है कुल मिला के जनसुराज और हम और कांग्रेस के बीच की लड़ाई, जिसमें बीएसपी भी 4-5 हजार वोट काटेगी। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से लगता है कि ललन राम जो है वो इस विधानसभा में लीड कर रहे हैं फिलहाल। और इतना कद्दावर नेता राजेश राम चूंकि अब कद्दावर नेता हो गए हैं, बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो भाई कद्दावर तो हो ही जाएंगे। तो उनका जो है हारना लग रहा है कि निश्चित है। और अगर वो हारते हैं तो कांग्रेस तो एक बार जरूर सोचेगी कि भाई हम तो अपना कांग्रेस अध्यक्ष का सीट ही नहीं बचा पाए। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण कुटुंबा विधानसभा पे। कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।